हेलो बच्चों। आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन और उसी यूनिट में पहला चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अभी तक हम दो यूनिट पढ़ चुके हैं और दो यूनिट में मैं आपको पहली नेशनल इनकम और दूसरी मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट करा चुका हूँ। ये नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसमें भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो 4 चैप्टर के साथ ये यूनिट कंप्लीट होगी और उसमें पहला टॉपिक आपका है, वो है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस। तो वहां पर वो किससे डिटरमाइन हो रहा था? प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Likewise, here in macroeconomics, aggregate demand and aggregate supply are the tools of determination of national income or income. तो यहाँ पर हम इनकम को डिटरमाइन करेंगे और माइक्रो में हमने प्राइस को डिटरमाइन किया था। तो वहां पर उस प्राइस के डिटरमिनेशन की वजह से उसे क्या कहा गया था? प्राइस थ्योरी। यहाँ इसे इनकम डिटरमाइन होगा और इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। जैसे कि हमने डिफरेंस किए थे माइक्रो और मैक्रो में पहले चैप्टर में, तब मैंने आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। तो उसी का डिटर्मिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में और सबसे पहला है आपका एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक बार में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है एडी डज नॉट रेफर टू डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड। तो एडी का मतलब किसी एक गुड के डिमांड से नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर गुड से उसका रेफरेंस लिया जाएगा देन इट विल बी कंसीडर एज ए माइक्रो कॉन्सेप्ट, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। तो फिर यहाँ पर एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर गुड के। ठीक है। दूसरा है एग्रीगेट डिमांड ऑफन मेजर्ड अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो आमतौर पर एक साल के लिए, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए मेजर्ड होता है और इस वजह से ये क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको स्टॉक ऑफ फ्लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। फ्लो का मतलब होता है परचेजिंग और डिमांडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज पर डे, पर मंथ, पर ईयर, यानी कि रेगुलरिटी बनी हुई है। तो जब रेगुलरिटी बनेगी तो फिर वो बनेगा फ्लो कॉन्सेप्ट। और इट मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। तो एक साल के लिए मेजर्ड किया जा रहा है और रेगुलर परचेजिंग होती है, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एडी कैन बी मेजर्ड विद द रेफरेंस ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। तो प्राइस के साथ, जर्नल प्राइस लेवल के साथ बात करते हैं तो फिर ये नेगेटिव रिलेशन शो करेगा, because as you studied in microeconomics there is a inverse relation between price and demand. So same concept here, aggregate demand relation with the journal price level, that is negatively or inversely related. So if price level is high then aggregate demand starts falling, or if journal price level is false then aggregate demand is increasing, so showing the inverse relation. Okay. Second one is with the reference of income. So if income level is increases then aggregate demand is also increases. So it shows the positive relation and direct relation. Next one है AD is always measured at expenditure. People want to spend, amount of spending, total spending, that is aggregate demand.
नॉट प्लान, मतलब कह सकते हो कि सोच रहा है कि वो परचेज करेगा, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं है। एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट डिमांड है टोटल एक्सपेंडिचर। फिर है एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। जो लोग विश करते हैं, इच्छा रखते हैं कि वो कितना खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड उसी से मेजर्ड होता है। ठीक है, तो ये आपके 5 कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीगेट डिमांड को उससे पहले समझने के लिए मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं आपका। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग है इट इज द सम टोटल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो अभी मैंने बताया था एक्सपेंडिचर को कंसीडर करते हैं इसमें, दैट पीपल प्लान टू इनकर द परचेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन सब पर किए हुए एक्सपेंडिचर का सम, वो कहलाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। और वो एक्सपेंडिचर किस पर करेगा? वो एक्सपेंडिचर करेगा डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। तो जैसे जैसे इनकम में चेंजेस आएंगी वैसे वैसे परचेजिंग और स्पेंडिंग भी चेंज होगी एक इकोनॉमी में। इनकम के बढ़ने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी, बट लेस देन इनकम, बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। शेड्यूल देख लेते हैं। पहला है अगर इनकम लेवल 0 है तो भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करेगी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फर्म हो, उसे 0 लेवल पर कुछ ना कुछ खर्चे करने ही पड़ते हैं। तो यहां पर हमारी इनकम लेवल 0 है और आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं? 30 के। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम 0 है तब उसके पास दो ही ऑप्शन है उन खर्चों को पूरा करने के लिए। जैसे अभी प्रेजेंट में भी आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों को क्या हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट मिला है। यानी कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तब भी उनके कुछ एसेंशियल एक्सपेंडिचर उन्हें करने ही पड़ेंगे, वो अवॉइड नहीं किए जा सकते। तब इनकम लेवल 0 है और उस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड यानी कि प्लान टू स्पेंड कितना है? वो है आपका 30 का। तो पहला तरीका क्या है कि उन एक्सपेंडिचर को बियर कैसे करेगा? इनकम लेवल अगर 0 है तो पहला तरीका है कि आपके पास कुछ पास्ट की सेविंग होगी, उस सेविंग को डिस सेविंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको वो एक्सपेंडिचर किससे करने पड़ेंगे? पास्ट की सेविंग में से करने पड़ेंगे। अगर आपके पास पास्ट की सेविंग नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपको उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। तब आप उन एक्सपेंडिचर्स को क्या करेंगे? वियर करेंगे। और यही यहाँ पर कंडीशन है कि अगर इनकम 0 है तब भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर है। आगे देख लेते हैं। इनकम 0 से बढ़कर 20 पर पहुंच गई और एक्सपेंडिचर 30 से बढ़कर 35 पहुंच गए। अब यहाँ पर इनकम में 20 का चेंज हुआ लेकिन एक्सपेंडिचर में केवल 5 का चेंज हुआ। इट मीन्स इनकम के बढ़ने के साथ साथ वो जो एसेंशियल 30 रुपीज के एक्सपेंडिचर थे वो तो हुए ही हुए, साथ में वो एक्सपेंडिचर और बढ़ गए जो उस इनकम के साथ बढ़ने थे। यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमी को करने पड़ेंगे। फिर देखो इनकम फिर डबल हो गई, 40 हो गई और एक्सपेंडिचर फिर से 40 हो गए। ये वो लेवल है जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये वाला पॉइंट यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो गया? इनकम इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो रहा है? AD हो रहा है। तो जब कभी भी दो वेरिएबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं, काम पोजीशन पर होते हैं, तब वो इक्विलिब्रियम लेवल बनता है। यानी कि y इक्वल्स टू AD हो जाएगा। और ये पॉइंट कहलाता है, यही पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है वो काम पोजीशन के जहां पर दोनों वेरिएबल क्या हो गए, काम पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। तो आगे देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम ज्यादा बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर कम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर या इकोनॉमी क्या करेगी, अब इकोनॉमी बढ़ी इनकम का एक पार्ट सेव करेगी। डायग्राम से भी देख लेते हैं, एडी कर्व देख लेते हैं। ये तो एडी शेड्यूल हो गया, अब कर्व देखते हैं। तो वाई एक्स फिर देख लेते हैं। वाई एक्स में यहां पर हम मेजर्ड करेंगे, यहां पर हम मेजर्ड करेंगे क्या, एग्रीगेट डिमांड एडी, और वाई एक्सिस पर हम मेजर्ड करेंगे इनकम। ठीक है, तो जीरो लेवल इनकम है तो ये जीरो लेवल इनकम, और इस पर एडी हमारी कितनी है, यहां पर हम मान लेते हैं कि अगर 30 है तो ये एडी हमारी यहां से स्टार्ट होगी। जीरो लेवल इनकम पर 30 एडी है और यहां से हमारा कर्व स्टार्ट होगा। तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। इधर इनकम बढ़ रही है, इधर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, वो हो गया आपका डायरेक्ट। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन होता है तब स्लोप कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो एग्रीगेट डिमांड का जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये आपकी एडी हो गई, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम लेवल ज्यादा बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड कम बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसका एक पार्ट वो सेव कर लेगा। बच्चों कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट, तो उसमें सबसे पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो उसमें हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन आपके सिलेबस में मैंने आपको जब नेशनल इनकम पढ़ाया था तो उसमें आपके सिलेबस में से 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो इस वजह से मैंने आपको केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाया था। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो कंपोनेंट है, पहला है क्लोज्ड इकोनॉमी कितने प्रकार की हो सकती है, या तो वो 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी या वो 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी। तो जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी तो केवल दो चीजें इंक्लूड की जाएंगी, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। यानी कि जो एंशियंट टाइम पीरियड में बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो बार्टर सिस्टम में केवल क्या था, एक तो हाउस होल्ड दोज हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेकंड वन इज firm sector those who are producing the goods and services. They are exchanging the goods and services, and once a person give the services, then firm sector produce the goods and services, and these goods and services produced by the firm sector consumed by the household sector. ऐसे करके ये दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को अपनी एक्सचेंज करते थे, और इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं था। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, और फर्म क्या करेगी, वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर। सो नाउ एडी इज सी प्लस आई। सी यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय द फर्म। दूसरा है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपके पास अब एक और सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। तो दो तो पहले ही थे, एक तो कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा इन्वेस्टमेंट दैट इज फर्म सेक्टर। तो एक और ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करता है इन दोनों सेक्टर्स को। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, एक तो इन पर टैक्स इंपोज करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। तो एक तो इन पर टैक्स इंपोज करेगी, और जो टैक्स अमाउंट रिसीव करेगी उस टैक्स अमाउंट का इनको ट्रांसफर पेमेंट के रूप में या सब्सिडीज के रूप में इकोनॉमिक हेल्प देगी। दूसरा, इनसे सर्विसेज प्रोड्यूस जो भी होंगी हाउस होल्ड सेक्टर से, उन सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर अब क्या करेगा, दो सेक्टर्स में डिवाइड कर देगा। कुछ को तो वो फर्म सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
तो जो सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर को हाउस होल्ड ने दी, उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उनके रिवार्ड देगी, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। ऐसे ही फर्म सेक्टर ने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उन्हें अब दो लोग कंज्यूम करेंगे। कौन कौन करेगा? एक तो करेगी हाउस होल्ड और दूसरी करेगी गवर्नमेंट, और दोनों ही इनकी पेमेंट किसको देंगे? वो पहुंचाएंगे किसके पास? वो पहुंचाएंगे फर्म सेक्टर के पास। ठीक है बच्चों, अब फोर सेक्टर इकोनॉमी यानी कि ओपन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जब रिलेशन होते हैं तब फिर वो इकोनॉमी कहलाती है ओपन इकोनॉमी। अभी तक जो तीन सेक्टर इकोनॉमी थी, वहां पर आपने एग्रीगेट डिमांड में क्या था? वहां एग्रीगेट डिमांड में था एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी या सी प्लस आई। ये दोनों ही इकोनॉमी कैसी थी? ये दोनों इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि इनका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो हमारे पास क्या हो रही थी? वो उसके द्वारा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की जा रही थी, और जो हमने प्रोड्यूस की वो हमने उनको एक्सपोर्ट की। तो इस तरह से हमारे लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हमने यहाँ से सेल कर दिया एक्सपोर्ट, और हमने वहां से परचेज कर लिया तो इंपोर्ट, उसका डिफरेंस कहलाता है वो आपका नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। यानी कि अभी इस इकोनॉमी में आपके पास चार सेक्टर हो गए, एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनके साथ जब एक्टिविटीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? पहले ही हम बात कर चुके हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, फर्म इनमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट वाला नोट करने वाली बात है, ये गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट है और इसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो कलेक्टिव हैं, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है। ये वो वाली गवर्नमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, ये जनरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। और लास्ट वन है वो है आपका नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट यानी कि अभी मैं बता चुका हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। तो एग्रीगेट डिमांड यहां पर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर और उस साथ में आपके उसके कंपोनेंट। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है, उस कर्व के जो बिहेवियर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, आपका जो एग्रीगेट सप्लाई वाला जो इसके साथ आता है ना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वो आपके सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझना हो, वैसे मैं आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, कई वर्षों से नहीं है, तो इसलिए मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो हमको अपलोड कर दूंगा, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा।